नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आदाब डॉक्टर। आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स डिसऑर्डर्स पर आज हमारी बातचीत चल रही है। इस एपिसोड में डॉक्टर आकांक्षा इस पर डिस्कशन कर रही हैं। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं। 0402331380 या फिर 0402331380 नंबर 8 पर। प्रोग्राम में हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं, इनका हम लेंगे। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर मैडम जी। गुड इवनिंग जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अशरफ बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। अशरफ साहब श्रीनगर से। जी मैडम। प्लीज अशरफ साहब, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरी मिसेज की प्रॉब्लम है। उसको एक बच्चा हुआ है, उनकी एज 30 है जी। तो उनको उस वक्त स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था। अच्छा। तो उसके बाद रूटीन में पेन होती रहती है जी। अच्छा। लेकिन बहुत दिखाया भी, लेकिन अभी तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है साहब। और झुकने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऑलराइट, ठीक है। हो गया मैम? इन्वेस्टिगेशंस कुछ करवाए हैं? दिखाया आपने किसी डॉक्टर को, कंसल्ट किया, कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई? कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई? हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा दबाव है तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। और किसी डॉक्टर ने बोला है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। राइट, ठीक है अशरफ साहब, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉल लेंगे यहाँ पर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हाँ आदाब जी। मेरा नाम सीमा है, सीमा आफरीन। हाँ। मेरी कमर में दर्द होता है। 21 ईयर की। सीमा, हाँ क्या उम्र बताई आपने? 21। 21। ठीक है। कब से सीमा आपकी ये कमर में दर्द? हाँ मेरी कमर में और पैर में बहुत दर्द रहता है। हाँ, कब से? मेरे को भी 1 साल से दर्द है। तो सीमा, आप 1 साल से ये दर्द है, ये तकलीफ है, आपने कुछ टेस्ट करवाया? जी टेस्ट तो नहीं कराया, मगर डॉक्टर ने इतनी ये टैबलेट देते मेरे में कोई कम है, बस ये टैबलेट से कम नहीं होता है, मगर खाली एक टॉनिक भी ये करा है मैंने और टैबलेट भी, मगर कम नहीं है उससे कुछ। ठीक है सीमा, टेस्ट नहीं कराया है, मगर इतनी टैबलेट खाई टेंशन के, मगर उससे कुछ भी काम नहीं होता है। हाँ ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कांक्षा बताती हैं आपको क्या करना चाहिए इस दर्द के लिए। अशरफ साहब का सवाल लेंगे। श्रीनगर से कॉल किया था। मिसेज की उम्र है 30 साल जी, और एक बच्चे की डिलीवरी के बाद से उनका ये जॉइंट डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो गया है। क्या है एडवाइस? जैसे उन्होंने कहा है कि उन्हें सिजेरियन सेक्शन हुआ है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, उसके बाद से उन्हें बैक एक हो रहा है। से इट कैन बी वन ऑफ द, हर किसी को ऐसा होता बल्कि कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन दे आर चांसेस विद स्पाइनल एनेस्थीसिया पेन इन बैक कंटिन्यूस रहने के लिए। सो एज मैडम इज नाउ लैक्टेशन पीरियड में है, अभी भी बेबी 1 ईयर का ही है, तो वो कैल्शियम बेबी को दूध के थ्रू जा रहा है, तो इन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बैक पेन कंटिन्यूस रहा है। सो शी हैज टू इंक्रीज हर इनटेक ऑफ कैल्शियम। डेली दूध 2 टाइम लेना चाहिए और एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स और करेक्ट न्यूट्रिशियस डाइट लेने के, so she can be fine. अगर इसके बाद भी उनका परसिस्ट रहा तो she can consult us on online and get a homeopathic international treatment. सीमा का सवाल ये था कि 21 साल इनकी उम्र है जी, पैर में कमर में बहुत ज्यादा इनको दर्द रहता है, तकरीबन 1 साल हो गया है, दवा इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं है इन्हें, तो इनकी क्या वजह हो सकती है? जी 21 years is too young for osteoarthritis, so इन्हें मोस्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उन्हें थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CBP, ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, एक्सरे ऑफ नी जॉइंट्स, ये RA फैक्टर, ये थोड़े इन्वेस्टिगेशंस करके एंड शी कैन 21 years में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी शायद थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड शी कैन कंटिन्यू टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सही, ठीक है। अच्छा, आप गाउट के बारे में बातचीत कर रही थी कि गाउट आर्थराइटिस जो होता है वो भी एक बहुत कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस का, बड़े सारे मरीज आते हैं इस बीमारी के साथ। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है ये? गाउट मोस्टली मेन को अफेक्ट करता है। अच्छा, इट इज मोर इन मेन रादर देन फीमेल्स। गाउट में यूरिक एसिड लेवल्स, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मल रेंज 4 to 8.6 है, इससे ज्यादा अगर सीरम यूरिक एसिड लेवल्स हो गए हैं तो
दे आर व्हेन यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे थ्रू यूरिन एंड मोशन के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, रीनल इंसफिशियंसी हो जाता है, तब ये यूरिक एसिड ब्लड में ही रह जाता है और छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म जाके जॉइंट के पास सेटल हो जाते हैं, तब ये गाउट होता है। एंड इट फर्स्ट अफेक्ट्स द ग्रेट टो, दैट इज पांव का घुटना, लाइक पांव का जो फिंगर रहता है, वो फिंगर को ये इफेक्ट करता है। सो दैट इज द मोस्ट, व्हेन इट अफेक्ट्स मेन एंड व्हेन इट अफेक्ट्स द बिग टो, अंगूठा, पांव का अंगूठे का मर्दों में ज्यादा देखा जाता है, मर्दों में बड़ा common भी ज्यादा, है। हाँ, बिकॉज इट कैन बी लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग। ये नहीं है कि हर कोई अल्कोहल ले और स्मोकिंग ले, इनके चांसेस है, लेकिन दे आर But 3 gout times का more, okay. 3 times more chances Risk बढ़ जाता है और इसका। रीनल इंसफिशियंसी, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, डायबिटीज, बीपी, ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से भी गाउट आने के चांसेस है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम एक अगली कॉल अपनी लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो कौन जी बात कर रही हैं? हेलो हेलो सलमा, कहाँ से हैं आप? हम पटना से। अच्छा जी, क्या क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा बहुत गर्दन में दर्द रहता है और पीठ में और कमर में, हर जगह, पैर में और पैर की हड्डी में झिनझिनाहट बहुत। सलमा क्या है उम्र आपकी? गर्दन में दर्द, ठीक है, गर्दन में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, और उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65 साल। 65? जी। अच्छा ठीक है, तो कब से ये तकलीफ? पीछे के इस सर में मेरा चक्कर और दर्द बहुत रहता अच्छा, है। इन सारे दर्द के साथ साथ चक्कर भी है इनका, कब से? क्या काम करती है? पीछे के सर में ये जो हाँ, समझ आदमी रहे हैं। बाल बांधता है चोटी, सलमा में आप सुन पा रही हैं? बहुत दर्द और चक्कर आता है, अच्छा, लगता है कि गिर जाए। अच्छा, समझ गए? जी, समझ गए, शुक्रिया सलमा। जितनी डिटेल्स कोशिश हम कर सकते थे इनसे ली गई, इन्होंने दी। चक्कर, वो सारे जॉइंट्स पेन के साथ साथ इन्हें चक्कर भी आता है। मेन इनका प्रॉब्लम जैसे हमने सुना है नेक पेन है, गर्दन के पास दर्द है, सो इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। गर्दन के दर्द के वजह से ये पेन नस के ऊपर, हड्डियां से डिस्क बल्ज होके वो प्रेशर जाके नस पे गिरता है, वो नस जहां जहां पास होती है वहां वहां पेन होना स्टार्ट होता है। जैसे वो गर्दन से पास होते हुए हाथ में पूरे यहाँ उंगलियों तक आती है, तो इसके वजह से, और नमनेस, चिमटियां पकड़ लेना जिसे हम कहते हैं, ऐसा होता है। और चक्कर आना होता है, गिडीनेस होता है, हम गिर जाएंगे ऐसा लगता है, हमें चलने में बहुत तकलीफ होती है। सो दिस इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आई थिंक मैडम आपका जो भी कंप्लेंट्स है इन डिटेल्स में लेके और इन्वेस्टिगेशंस करा के, बिकॉज इनकी डिटेल्स पे आपने मर्ज तो डायग्नोज कर लिया है कि मोस्ट प्रोबेबली डिटेल्स पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अच्छा मैम, अब जरा चलते चलते ये बता दें कि क्या प्रिवेंशन भी हैं इस मर्ज के, कुछ खाकर कुछ पीकर, या क्या एहतियात बरत कर इससे बचा जा सकता है? फर्स्ट मेनली फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे कि सिंपल वॉक फॉर 30 to 40 मिनट्स डेफिनेटली हेल्प करता है। एंड डाइट, अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विद मोर, बैलेंस डाइट विद मोर इनटेक ऑफ कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम जैसे कि फीमेल्स में तो यूजुअली दे नेग्लेक्ट, सो कैल्शियम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, खाना पीना नहीं हो तो सप्लीमेंट्स के साथ। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड। राइट, ठीक है, दैट्स इट। कुछ फिजिकल थेरेपीज, फिजिकल एक्सरसाइजेज में आपने कहा कि वॉकिंग इज द बेस्ट। ठीक है, तो डाइट से एंड प्लस कुछ इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी से बचा जा सकता है इस मर्ज से, इस बीमारी से, राइट? डॉक्टर कांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और इस बहुत आम और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम पर बड़ी तफसीली मालूमात हमें देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए मेडिकल प्रॉब्लम के साथ और उसके इलाज के साथ हम फिर बहुत जल्द आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है पीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश के एक तरफा चुनाव नतीजों से अमेरिका नाखुश, पर भारत की सधी प्रतिक्रिया। क्यों है ऐसा और क्या है छवि बांग्लादेश में भारत की? बंटवारे के समय से बंद पाकिस्तान के प्राचीन मंदिर में दोबारा शुरू हुई आरती, लंबी मरम्मत के बाद खुले द्वार। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे न डायलॉग न शब्द, सिर्फ भावों से अभिव्यक्ति। विदेशों में लोकप्रिय मूक नाट्य शैली पहुंची दिल्ली। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जहां हाल ही में बेहद तनावपूर्ण और एक तरफा चुनाव हुए। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बॉयकॉट किया था और सत्ताधारी आवामी लीग आराम से जीत गई। अमेरिका ने इस एक तरफा चुनाव पर एतराज किया, कहा कि वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए। भारत ने भी प्रतिक्रिया तो दी, मगर बचकर। उसने कहा कि बांग्लादेश का भविष्य वहां के लोगों को तय करना है। भारत के इस रुख की तो हम पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध पर ढाका में क्या सोच है। ढाका से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत में जन्मी मुमताज रहमान की शादी बांग्लादेश में हुई। वे अब खुद को बांग्लादेशी कहती हैं, लेकिन मुमताज को उम्र भर मलाल रहेगा कि ये अपनी मां को आखिरी बार देख न सकीं। वे पिछले साल अपनी मां की मृत्यु के बाद पश्चिम बंगाल जाना चाहती थीं, पर उन्हें समय पर वीजा नहीं मिला। मैंने उनसे विनती की, कहा कि मेरी मां नहीं रही, मुझे जाना है, लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। भगवान न करे भविष्य में अगर भारत में रह रहे मेरे भाई बहनों को कुछ हो जाता है तब क्या होगा। ऐसी शिकायतें बहुत सामान्य हैं, मगर दोनों देशों के रिश्ते भी वैसे ही सामान्य हैं और इसकी नींव बांग्लादेश के बनने के समय ही पड़ चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए थे। धानमंडी 32 ढाका के बीचों बीच ये वही मकान है जहां पर 1975 में बांग्लादेश के पितामह कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या हुई थी। शेख मुजीब और भारत की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस दोस्ती में अब मिठास कम और खटास ज्यादा आ चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल जारी रही है। जहां 1970 के दशक में चंद राजनीतिक पार्टियां थीं, वहां अब 40 से भी ज्यादा हैं अलग अलग सोच वाली। जब 16 करोड़ की आबादी वाले एक मुल्क को बांग्लादेश के साथ भारत के बर्ताव को लेकर परेशानी रहती हो, तो इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। मन में बैर रखने वाली बांग्लादेशी आबादी सारे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ठीक नहीं, भारत की स्थिरता के लिए भी ठीक नहीं। वैसे बांग्लादेश के लिए भारत क्या है, ये ढाका में साफ दिखता है। यहाँ भारत से आने वाली सब्जियों से लेकर अनाज, दवाएं और दूसरे सामान हर कहीं दिख जाते हैं। From cultural perspective, the relationship is okay, fine. सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो संबंध मधुर है। लोग हिंदी बांग्ला गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। एकमात्र समस्या है राजनीति। The only problem is actually politics. ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों देशों में काफी सांस्कृतिक समानताएं भी हैं और दोनों के कारोबारी हित भी आपस में जुड़े हैं, तो आखिर कमी किस चीज की है दोनों देशों के रिश्ते में।
बांग्लादेश के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीयों का रवैया बड़े भाई जैसा है। लोग चाहेंगे कि दोनों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों, पर अभी लगता नहीं कि वो वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। इससे दोनों का घाटा है। भारत बांग्लादेश के संबंधों में शरणार्थी समस्या और नदी जल विवाद जैसे दूसरे कुछ मुद्दे हैं जिनका निपटारा बाकी है, मगर इसके लिए बांग्लादेश को पहले अपने घरेलू राजनीतिक संकट से निपटना होगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी, ढाका। बांग्लादेश चुनाव पर हमने दिल्ली स्टूडियो में बात की बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी से, और वहां के एक तरफा चुनाव पर भारत की सतर्क प्रतिक्रिया की वजह जाननी चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि जो वहां पे हो रहा है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो वहां पे डिफरेंसेस बने हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के मुताबिक अगर हो रहा है तो ठीक है। और जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज थी, बीएनपी, जमाते इस्लामी, उनको पूरा मौका था कि वो इलेक्शंस में भाग लें। लेकिन अगर एक पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं इलेक्शंस में भाग नहीं लूंगी जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, तो ये ना तो क्रेडिबल है ना डेमोक्रेटिक है। इसलिए हम देखते रहे हैं कि वहां पे एक इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये इलेक्शंस ना होते तो 24 जनवरी के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम हो जाता। उनसे हमने ये भी पूछा कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा, नदी जल बंटवारा जैसे कई मुद्दों पर विवाद है और बातचीत होती रही है, तो उनमें कहीं कोई प्रगति हो रही है क्या? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए थे सितंबर 2011 में, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इससे जो है सारी पुरानी प्रॉब्लम जो थी, एडवर्स पोजेशंस, एनक्लेव, थोड़ा सा बॉर्डर का भी अनडिमार्केटेड बॉर्डर था, वो सब अब तय हो गए हैं। उम्मीद है कि शायद बजट सेशन में या अगले सेशन में इस पे ये डिसीजन हो जाएगा और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो इट विल कम इनटू फोर्स। तीस्ता पे अभी तक वो तीस्ता की एग्रीमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई है, लेकिन वाटर टॉक्स चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स का सवाल है और जो अन्य सवाल है, उस पर तो डिस्कशंस होते रहने चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा लंबा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और इसमें कोई निराशपन की बात तो है ही नहीं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी। ग्लोबल इंडिया में आगे, इराक में फिर चरमपंथियों ने सिर उठाया, अनबार प्रांत में जबरदस्त संघर्ष। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए। ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम
सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। इराक में एक बार फिर शिया सुन्नी संघर्ष का डर पैदा हो गया है। इस्लामी चरमपंथियों ने पश्चिमी इराक के अनबार प्रांत में 2 महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया है। अनबार इराक का सबसे बड़ा प्रांत है जिसकी सीमा सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। 10 साल पहले इराकी सैनिकों ने अमेरिका की मदद से अनबार से चरमपंथियों को भगा दिया था। वहां चरमपंथियों ने एक बार फिर ताकत दिखाकर इराक की नूरी अल मलिकी सरकार को चुनौती दी है। 2 साल पहले अमेरिकी सेना के इराक से बाहर निकलने के बाद वहां फिर से हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। इराक के अनबार प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर अल-कायदा लड़ाकों ने कई वर्षों बाद फिर से नियंत्रण कर लिया है। प्रांत की राजधानी रमादी और दूसरे महत्वपूर्ण शहर फलूजा में इराकी सेना और चरमपंथियों के बीच लड़ाई हो रही है। इन इलाकों में अल-कायदा के समर्थन वाले चरमपंथी फिर से पकड़ बना रहे हैं। वे सीरिया से सटे इराक को एक सुन्नी मुल्क बनाना चाहते हैं। इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में कुछ दिन पहले जोरदार संघर्ष शुरू हुआ। वहां इराकी सेना की भिड़ंत अल-कायदा से जुड़े इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट नाम के गुट से है। इराक में लड़ रहा सुन्नी गुट सीरिया में भी असद सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल है, जहां उसे दूसरे सीरियाई विद्रोही गुटों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, जिसके बाद इराक में शिया बहुल सरकार आई। उसके बाद से ही अनबार सुन्नी चरमपंथ का गढ़ बन गया। अनबार प्रांत के फलूजा शहर में भी झड़पें चल रही हैं, जहां चरमपंथी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। सरकार विरोधी गुट फलूजा सैन्य परिषद के कमांडर ने कहा है कि जो कबीले सरकार का साथ देंगे उन्हें सजा दी जाएगी। फलूजा के विद्रोहियों ने ऐसे लोगों को सजा देने का फैसला किया है जो सरकार के साथ हैं। वहीं इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने फलूजा के लोगों से कहा है कि वे अपने इलाके से चरमपंथियों को निकाल दें। उन्होंने सेना से भी कहा कि वे रिहायशी इलाकों पर हमले न करें। अमेरिका समेत अन्य देशों में इराक को लेकर चिंता है। पिछले कुछ सालों में ये अनबार में हुई अब तक की सबसे भीषण लड़ाई है। BBC रिपोर्ट। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है BBC संवाददाता मार्क मार्डेल। अमेरिका के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड और बर्फ पड़ी। कई दिनों तक तापमान शून्य से 30-35 डिग्री के नीचे तक भी पहुंचा था। इतनी सर्दी पिछले 20 सालों में नहीं पड़ी। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग के मुताबिक ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वोर्टेक्स की वजह से इतनी जबरदस्त ठंड पड़ी। इन इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और जनजीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। सेहत और जान तक को खतरा होने के चलते कई इलाकों में तो लोगों को ये चेतावनी भी दी गई कि वो घरों से बाहर ही न निकलें। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सीरिया के बंदरगाह लाटकिया से रासायनिक हथियारों की पहली खेप रवाना हो गई है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक समझौते के तहत सीरिया से हटाया जा रहा है। इन्हें 31 दिसंबर तक हटाया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। इस ऑपरेशन में शामिल नॉर्वे की पोत पर थी BBC संवाददाता एना हॉलिगन, लेकिन मीडिया के पास आगे कवरेज की इजाजत नहीं होने के चलते उन्हें साइप्रस में रुकना पड़ा। रासायनिक हथियारों को इटली ले जाकर अमेरिका की नौसेना के जहाज पर चढ़ाया जाएगा। वहां से ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसे ले जाएगा, जहां टाइटेनियम से बने एक खास टैंक में इन्हें खत्म किया जाएगा। साउथ सुडान के शहर बोर के पास सरकारी सेना के साथ मौजूद थे BBC संवाददाता एलिस्टर लीथेड।
साउथ सुडान में 15 दिसंबर से चल रहे संघर्ष में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति सल्वा किर का समर्थन कर रही सेना और पूर्व उपराष्ट्रपति रिएक मचार की अगुवाई वाले विद्रोही बलों के बीच लड़ाई चल रही है। इस बीच इथियोपिया में दोनों पक्षों को सुलह के लिए राजी करने की कोशिशें भी की गईं। और अब बात एक ऐसे मंदिर की जहां 60 साल से भी ज्यादा वक्त बाद आरती हुई। पाकिस्तान का कटास राज मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद था। काफी वक्त और पैसा लगाकर की गई मरम्मत के बाद अब इसे भक्तों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए ये बेहद खास है। इस मंदिर के इतिहास और अहमियत पर शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। कई दशकों में ये पहली बार है कि पाकिस्तान में हिंदू कटास राज मंदिर में पूजा कर सकेंगे। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये मंदिर बंद पड़ा था। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है और ये काफी बुरे हाल में था। कुछ साल पहले पाकिस्तान सरकार ने मंदिर को ठीक करने का जिम्मा लिया। मैं बड़े मुतमईन हुए कि हमारे मुकद्दस मकामात को बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ बहाल किया है, बल्कि उनके लिए यहाँ पूजा के लिए जो रास्ते हमवार हुए हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। माना जाता है कि ये करीब 900 साल पहले बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये और भी पुराना है। यहाँ एक तालाब भी है। कहा जाता है कि ये तालाब शिव के आंसुओं से बना है। हिंदू यात्री इसमें डुबकी लगाते थे। कोशिश हमने ये की है कि जितना हिस्टोरिकली करेक्ट हम काम कर सके उतना हम करें, और जो इंटरवेंशंस आपको नजर आएंगी मे बी कुछ लोग उनसे डिफर भी करें, लेकिन हमें इन सारी चीजों का हिस्टोरिकल एविडेंस मिला तो हमने वो वहाँ पे वो सारे काम किए। मंदिर में फिर से जान फूंकने में कारीगर 7 साल तक काम करते रहे और इस पर 5 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। यहाँ पास ही बुद्ध स्तूपा है और सिखों की कुछ हवेलियां भी। इसलिए कटास मंदिर हिंदुओं के अलावा कई मजहबों के लिए अहम है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज, कटास राज मंदिर, चकवाल। ग्लोबल इंडिया में आगे, ऐसा कृत्रिम अंग जो चलता है दिमाग से। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे, पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमीन, एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे।